हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर करेंगे जिसका नाम है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉन्टेनिंग नाइट्रोजन। सीबीएसई में इस चैप्टर का नाम है अमाइंस। ओके, सो इसको इस नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इसमें हम लोग बेसिकली अमाइंस के बारे में ही स्टडी करेंगे। ठीक है। सो अमाइंस क्या होता है, आपको पता है कि अमाइंस का मतलब जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है RnH2। ये इस फॉर्म में हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है या फिर ये ऐसे भी हो सकता है। अगर R का मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, R का मतलब हम लोग जनरली ले रहे हैं फॉर द टाइम बिंग एल्काइल और बेंजीन रिंग। ठीक है, फॉर द टाइम बिंग हम लोग इसको ले रहे हैं। अगर याद रखना, नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन है और एक एल्काइल या एराइल ग्रुप है तो हम इसे कहते हैं 1 डिग्री अमाइन। सिमिलरली अगर दो एल्काइल या एराइल ग्रुप अटैच्ड है तो इसे हम कहते हैं 2 डिग्री अमाइन। और अगर तीनों हाथों में तीन एल्काइल या एराइल ग्रुप है तो इसे हम कहते हैं 3 डिग्री एमाइंस। अभी हम जब नोमेनक्लेचर देखेंगे तो इनका नाम लिखना भी सीखेंगे हम साथ। तो आपको समझ में आ गया कि 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन क्या होता है। अब आ जाओ इनका IUPAC नोमेनक्लेचर। 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन का नोमेनक्लेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जाम्पल्स के साथ ही आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास है CH3CH2NH2। ठीक है। दूसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3CH2NCH3H। और तीसरा कंपाउंड हमारे पास है CH3CH2NCH3CH3। ओके, तीन एग्जाम्पल हमारे पास है। आपको ये क्लियरली दिख रहा होगा कि ये मेरा जो है ये 1 डिग्री अमाइन है, ये 2 डिग्री अमाइन है और ये 3 डिग्री अमाइन। इसमें कोई डाउट नहीं। अब इसका नंबरिंग कैसे करते हैं हम? प्रोसेस वही है, लॉन्ग चेन सिलेक्शन। तो यहाँ का लॉन्ग चेन हमने सिलेक्ट कर लिया। लॉन्ग चेन में कितने सारे कार्बन है? 2 कार्बन है, तो इसका नाम हो जाएगा इथ। सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और लास्ट में लग जाएगा अमाइन। ठीक है, सो इसको इथेन अमाइन भी कहते हैं। क्लियर ना? सिंपल है ना? 2 डिग्री में आप जाओगे तो देखोगे लॉन्ग चेन सिलेक्ट करोगे तो यहाँ पर भी लॉन्ग चेन तो यही होगा, और इस लॉन्ग चेन में 2 कार्बन है। तो ये CH3 कहाँ जाएगा? ये CH3 बन जाएगा सब्सटीट्यूट। और इस सब्सटीट्यूट का पोजीशन तो कार्बन नहीं है। कार्बन पे होता तो मैं लिखता 1 मिथाइल एज ए सब्सटीट्यूट, लेकिन ये 1 के 2 पे नहीं, ये नाइट्रोजन पे बैठा हुआ है। इसीलिए इस केस में नंबर ना देख के हम लोग N लिखते हैं, मतलब ये नाइट्रोजन पे अटैच्ड है। तो हम इसको लिखेंगे N मिथाइल। ये हो गया सब्सटीट्यूट का नाम, इसका पोजीशन है नाइट्रोजन इसलिए N आया। N मिथाइल एंड देन लॉन्ग चेन का नाम इथेन अमाइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिमिलरली आ जाओ, इसका नाम हम लिखना चाहेंगे तो यहाँ भी हम लॉन्ग चेन सिलेक्ट करेंगे, और ये दोनों सब्स्टिट्यूट है जो N पोजीशन पे हैं। तो N पे एक मिथाइल है और फिर N पे दूसरा मिथाइल है, तो N, डाई मिथाइल, देन 2 कार्बन के लिए इथेन अमाइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? तो ये हमारा बेसिक नोमेनक्लेचर है। अब आ जाओ थोड़ा एरोमेटिक कंपाउंड्स में। ठीक है, एरोमेटिक्स में भी एग्जाम्पल लेते हैं। चलो, इसका नाम तो सबको पता होगा,
और दूसरा हम लोग लेते हैं C2H5। ओके, सो पहला वाला का नाम क्या मिला, सबको पता है, इसका जो नाम है वो है एनिलीन। इट इज वन ऑफ द फेमस ऑर्गेनिक कंपाउंड। एनिलीन के बारे में आपको एक बात बताऊं मैं, जस्ट फॉर नॉलेज। एनिलीन पहला ऐसा कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड में यूज करते थे। इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पस में इसको पहली बार यूज किया गया ड्यू टू इट्स कंडक्टिंग नेचर, सेमी कंडक्टिंग नेचर। ये बात की टॉपिक है, बस आपको नॉलेज के लिए मैंने बताया। इसका नाम एनिलीन है, सब जानते हैं, तो इसको अगर हम लोग आयुपेक नेम से बोलेंगे तो बेंजीन अमाइन। ठीक है, इसका नाम क्या बोलेंगे, देखो यहाँ पर ये एक एनिलीन तो है ही, नो प्रॉब्लम, ये एक एनिलीन है, इसमें एक H हटके उसके जगह क्या बैठ गया है, C2H5। तो मैं बोल सकता हूं कि N पोजीशन पे बैठा हुआ है मेरा इथाइल ग्रुप और ये एक एनिलीन है। ऐसे नाम हम बना सकते हैं बहुत आसान तरीके से। और अगर आप इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिखना चाहोगे तो आप इसको लिखोगे N इथाइल देन बेंजीन अमाइन। सो आई विल प्रेफर एनिलीन नेम्स, क्योंकि हम लोग ओवरऑल इसी को इस्तेमाल करेंगे लेटर ऑन। ठीक है, सिमिलरली आप मुझे बताओ, मैं एक क्वेश्चन देता हूं, इसको जरा आप वीडियो को पॉज करके मुझे इसका नाम बताना। पहला क्वेश्चन है कि क्या ये 1 डिग्री अमाइन है या 2 डिग्री अमाइन है। तो आप देखो इसके नाइट्रोजन्स के दो ग्रुप जो है हमारे कार्बन अटैच्ड है, तो ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा। लेकिन ये जो है ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये जो सेकंड एग्जांपल मैंने दिया था ये भी 2 डिग्री अमाइन। अगर नाइट्रोजन से सीधे दो कार्बन अटैच्ड है ना तो वो 2 डिग्री हो जाता है। यहाँ इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, दो है फिनाइल अमाइन। ओके, दिस इज डाईफिनाइल अमाइन। सो ये हो गया ऑल अबाउट द नोमेनक्लेचर। अगर कोई डाउट हो मुझे कमेंट करना। इसके बाद आ जाओ इनका आइसोमेरिज्म क्या क्या होता है, किस किस आइसोमेरिज्म में ये पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये ज़्यादा आइसोमेरिज्म में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पहला जो आइसोमेरिज्म ये पार्टिसिपेट करते हैं वो है चेन आइसोमर्स, जो हर ऑर्गेनिक कंपाउंड करता है। चेन आइसोमेरिज्म सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं। दूसरा जो स्पेशल है वो है मेटामेरिज्म, ये करते हैं। और तीसरा जो है पोजिशनल आइसोमेरिज्म, ये करते हैं। ठीक है, इसमें मेटामेरिज्म इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा अलग है, तो ये पूछा जाता है। मेटामेरिज्म आपको मैंने बताया था कि अगर नाइट्रोजन जो हमारा है उसके दोनों तरफ कार्बन चेन में अगर कोई चेंज आता है तो उसको हम लोग कहते हैं पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात समझ में आई? नहीं आई तो एक एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चलो, सबसे पहले हम लोग समझते हैं चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म को हम एग्जाम्पल से समझेंगे, मैं डिटेल नहीं लिखने वाला, आप समझ लो। CH3 CH2 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 NH2। ठीक है, इसका नाम आप क्या लिखोगे, 4 कार्बन है इसलिए आप इसको बोलोगे ब्यूटेन अमाइन। करेक्ट। इसका अगर मैं चेन आइसोमर बनाऊंगा तो मैं एक कार्बन चेन जो है ना यहाँ से यहाँ तक, इसमें कोई चेंज करूंगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता था,
कोई प्रॉब्लम? देखो सेम नंबर ऑफ कार्बन, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन, सब कुछ सेम है, लेकिन इसका नाम अब चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन अमाइन। सो ये हो गया चेन आइसोमर। अगर मैं कार्बन चेन के साथ कुछ भी चेंज करूं तो जो आइसोमर्स होगा दैट इज चेन आइसोमर। इज इट क्लियर? सेकेंड इज मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म मैंने आपको क्लास 11 में बहुत डिटेल में पढ़ाया था, बस एक बार क्विकली देख लो। सपोज C2H5N C2H5 और इसके एक हाथ में हाइड्रोजन, तो आप इसका नाम आप अच्छे तरीके से जानते हो, नोमेनक्लेचर कर सकते हो। इसका नाम होगा एन इथाइल इथेनमाइन। इसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं डाई इथाइल अमाइन। ठीक है। अब देखो इसके दोनों हाथ में एक तरफ 2 कार्बन है और एक तरफ 2 कार्बन। अगर मैं क्या करूं, नाइट्रोजन का पोजीशन फिक्स रख दूं, अब एक तरफ 1 कार्बन ले लूं और एक तरफ 3 कार्बन ले लूं, तो मैंने क्या किया, कार्बन का नंबरिंग, कार्बन के अमाउंट को दोनों तरफ मैंने चेंज कर दिया। जब भी हम लोग कुछ ऐसा करते हैं तो इस तरह के आइसोमर्स को हम लोग कहते हैं मेटामेरिज्म। तो इसका नाम हो जाएगा एन मिथाइल प्रोपेनमाइन, और ये एक तरह का मेटामेरिज्म हुआ। आपको समझ में आ गया मेटामेरिज्म क्या है? बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मैंने तो पोजीशन चेंज किया, आप इसको पोजीशन आइसोमेरिज्म क्यों नहीं कहते हो? तो आपको मैं ये भी बता दूं कि ये पोजीशन आइसोमर नहीं है, और क्यों नहीं है। सो थर्ड इज पोजिशनल आइसोमेरिज्म। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में देखो बहुत ध्यान से क्या होता है। पोजिशनल आइसोमेरिज्म में एक एग्जांपल लेते हैं, अभी अभी हमने लिया था इसको, इसका नाम था ब्यूटेन अमाइन। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर ये NH2 जो है ये इसके फर्स्ट कार्बन के साथ अटैच्ड है। अगर मैं इसी कंपाउंड को ऐसे लिखूं, तो इस लॉन्ग चेन में अब ये NH2 सेकेंड कार्बन पर चला गया, तो इसका नाम भी बदल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा ब्यूटेन 2 अमाइन। सो इफ नेम चेंज मीन्स डेफिनेटली इट इज आइसोमर, और यहाँ पर पोजीशन ऑफ NH2 चेंज हो रहा है, दैट इज कॉल्ड पोजिशनल आइसोमेरिज्म। क्या मेरी बात क्लियर हो गई? आइसोमेरिज्म के बारे में समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब जो हम 2 टॉपिक यहाँ पढ़ेंगे वो होगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ओके, सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोग ऑलरेडी आगे पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो वहाँ रिवाइज कर लो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन किन किन चीज़ों से ये बनाया जा सकता है? सबसे पहला, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड, नाइट्रो मतलब NO2 कॉन्टेनिंग कंपाउंड। रिएजेंट क्या यूज करेंगे हम? यहाँ जो हम लोग रिएजेंट यूज करते हैं वो होता है निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन, और Sn प्लस HCl, और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, और एक स्पेशल रिएजेंट बहुत ज़्यादा यूज होता है SnCl2 प्लस HCl। ये हम लोग यूज करेंगे फॉर एरोमेटिक कंपाउंड। ठीक है, एरोमेटिक्स कंपाउंड के लिए हम इसको स्पेशली यूज करते हैं SnCl2 प्लस HCl। मतलब जहाँ बेंजीन रिंग होना
वहाँ आप इस रिएजेंट को इस्तेमाल कीजिएगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज CH3CH2NO2, इसमें अगर जैसे ही मैं डाल दूँ रेनी निकेल प्लस H2, तो ये एक रिडक्शन होगा और ये बना देगा CH3CH2NH2। सो ये है मेरा नाइट्रो इथेन, और ये मेरा बन जाएगा इथेन अमाइन। क्या मेरी बात समझ में आ गई? सिमिलरली आप बताइए मुझे, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लेता तो मुझे क्या करना होता? सारे बच्चों को पता है, ऊपर मैंने लिख दिया है कि हमें SnCl2 और HCl को लेना होता, और ये बहुत ही आसानी से हमारा NH3 या NH2 यहाँ बन जाता, विच इज़ एनिलीन। तो क्या समझ में आ गया कि कैसे हम नाइट्रो कंपाउंड से अमाइन को बना सकते हैं? क्लियर? सेकेंड प्रिपरेशन आ जाओ। सेकेंड प्रिपरेशन है रिडक्शन ऑफ साइनाइड। साइनाइड CN ग्रुप, फिर से रिडक्शन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रिएजेंट याद रखोगे आप, रिएजेंट याद रखोगे सब हो जाएगा। निकेल इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन इन एल्कोहलिक मीडियम, और वी कैन यूज लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड इन प्रेजेंस ऑफ ईथर मीडियम। याद रखना आप। सो कोई भी साइनाइड ऐसा दिखने में हो, उसमें आप ये रिएजेंट्स डालो, ऊपर जो लिखे गए हैं, ये बना देगा हाइड्रोजन, बस जोड़ देगा। यहाँ इस कार्बन और इस नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। और इसका एक एडवांटेज है दैट वन कार्बन इज इंक्रीज्ड। सो अगर एक कार्बन इंक्रीज कर रहा है तो मैं इसे स्टेप अप कन्वर्शन में यूज कर सकता हूँ, मतलब एक कार्बन बढ़ाने वाले कन्वर्शंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है हम लोग अब देखेंगे। चलो सबसे पहले एग्जांपल देख लें। सपोज CH3CH2CN है, इसमें हम लोग डालेंगे निकेल हाइड्रोजन एल्कोहलिक मीडियम में, and this will become CH3CH2CH2NH2. So this is ethyl cyanide or cyanoethane, and this become propane amine. So look here, it has 2 carbon compound to 3 carbon compound. Correct ना? अगर सिमिलरली मेरे पास साइनोबेंजीन होता तो क्या होता? अगर हमारे पास साइनोबेंजीन होता तो क्या होता? हम सेम रिएजेंट यूज करते और ये बन जाता CH2NH2। इसका नाम क्या होगा? बेंजाइल अमाइन। मैंने नोमेनक्लेचर में आप लोगों को बताया था कि ये जो ग्रुप रहता है ना, बेंजीन रिंग विथ CH2, इसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं वर्ड बेंजाइल। आयुपेक नाम अगर आप इसका लिखोगे तो 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, ये इसका आयुपेक नेम होगा। लेकिन हम लोग बेंजो बेंजाइल ये ज़्यादा यूज़ करते हैं। क्लियर हो गया ना साइनाइड से कैसे बनता है? चलो देन कितना था? सेकंड था। थर्ड है रिडक्शन ऑफ ऑक्सीन। ये सवाल एग्जाम में ज़्यादा क्यों पूछा जाता है पता है आपको? क्योंकि बच्चों को ऑक्सीम का मतलब ही नहीं पता, भूल जाते हैं, अरे ऑक्सीम क्या था, भूल गए, एग्जाम में याद ही नहीं आ रहा है। तो आपको ऑक्सीम अगर याद नहीं होगा तो आप कहाँ से बनाओगे? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ऑक्सीम होता क्या है। ऑक्सीन इस कंपाउंड को कहते हैं, हम लोग इसको अल्कोहल चैप्टर में बनाया था हमने, है ना।
NOH साथ में रहता है। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ क्या करना है, O को हटाना है, हाइड्रोजन को जोड़ना है, बच्चों वाली चीज़ है। सोडियम मेटल इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक मीडियम एंड हाइड्रोजन, सो सिंपली इंस्टेड ऑफ डबल बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। सो इसका नाम है एसीटोऑक्सीन और ये हमारा बना देगा नाम 1 2 3। सो दिस इज प्रोपेन टू अमाइन। बन गया क्लियर? एक और मैं लेता हूँ, आप बताओ क्या बनेगा। इसका नाम है बेंजल डॉक्सीन। If we use the same reagent as above, then what will be the output? ये हो जाएगा CH2, ये हो जाएगा NH2। अभी अभी इसका नाम मैंने आप लोगों को लिखा था, बेंजाइल अमाइन। IUPAC नाम लिखोगे 1 फिनाइल मीथेन अमाइन, बट आई विल प्रेफर दिस नेम। क्लियर ना? फोर्थ नंबर, फ्रॉम एसिड एसिडमाइड तो अभी हमने लास्ट चैप्टर में ही ख़त्म किया। तो एसिडमाइड कैसा दिखता है? एसिडमाइड ऐसा दिखता है। इसका नाम क्या था? इथेन अमाइड हम लोग कहेंगे ना, 2 कार्बन है इसलिए इथेन अमाइड। यहाँ पर अगर हम रिड्यूसिंग एजेंट डालें, रिड्यूसिंग एजेंट देखो मैंने शुरू में जो लिखवा दिए वही रिड्यूसिंग एजेंट है, कुछ अलग नहीं होता। तो यहाँ पर क्या होगा, ये CO की जगह CH2 हो जाएगा और ये NH2 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी अमाइंस बन जाते हैं। आपके लिए यहाँ होमवर्क मैं कुछ छोड़ दे रहा हूँ, आप ये अपने नोट्स जब बनाओगे उस वक्त ये चीज़ें कंप्लीट करोगे कि क्या बनेगा, और मुझे फ़ोटोज़ भेजोगे या मेरे व्हाट्सएप पे भेजोगे इसे। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग रिड्यूसिंग एजेंट जो है, माइल्ड रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल करते हैं, SnCl2 + HCl। ठीक है, ये याद रखना, ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए इसको इस्तेमाल करना। सो क्या बनेगा, ये आपका होमवर्क रहा। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। 5th नंबर, फ्रॉम एल्डिहाइड्स एंड कीटोन। एल्डिहाइड कीटोन अभी चैप्टर हमने कंप्लीट किया है। कहाँ पर था एल्डिहाइड और कीटोन से बताना, आपको मैंने बताया था, अमाइंस के साथ रिएक्शन करते थे। यूज सपोज 1 एल्डिहाइड एंड इट रिएक्ट विथ NH3। NH3 को हमने कैसे लिखा था, ऐसे लिखा था, दिस इज बेसिकली दिस इज NH3। और ऐसे हमने इसलिए लिखा क्योंकि ये बहुत आसान हो जाएगा समझना कि ये ऑक्सीजन इस 2 हाइड्रोजन को लेके यहाँ से रिमूव होने वाला है, तो वाटर निकल जाएगा और ये कंपाउंड कुछ ऐसा दिखेगा। और फर्दर क्या होगा, हम इसका रिडक्शन कर देंगे तो ये बना देगा CH3 CH2 NH2। ठीक है, so this is acetaldehyde and this is ethanamide। So I give you a task again,
This time instead of acetaldehyde, if you use ketone, then what will be the output? ठीक है, इसको अपने कॉपी में करना। फ्रॉम अल्फा अमीनो एसिड। अल्फा एमिनो एसिड क्या होता है भाई? अब अच्छा मैं ये बता ही दूँ आप लोगों को। एमिनो एसिड जब आ गया, मैं बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ाने वाला था। एमिनो एसिड एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें अल्काइल ग्रुप होता है, इसके साथ साथ एक हाथ में अमाइन ग्रुप होता है और उसके एक हाथ में एसिड ग्रुप भी होता है। इसीलिए इसे अमाइनो एसिड के नाम से बुलाया जाता है। ठीक है, अमाइन ग्रुप भी होता है और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होता है। तो ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें दोनों ग्रुप्स होते हैं, इसे हम लोग एमिनो एसिड कहते हैं। और अल्फा वर्ड इसलिए आया क्योंकि मेन फंक्शनल ग्रुप मेरा कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो जस्ट उसके बाद वाला कार्बन अल्फा कार्बन होगा और अल्फा पोजीशन पे अमाइन ग्रुप है, इसीलिए इसका नाम हो गया अल्फा एमिनो एसिड। ऐसे कंपाउंड से कैसे बनता है, इसका प्रोसेस का नाम मैंने लास्ट चैप्टर में आपको पढ़ाया था, डी कार्बो ऑक्सीलेशन। डी कार्बो ऑक्सीलेशन मेथड से निकलता है। रिएजेंट भी मैंने आपको पढ़ा दिया था लास्ट क्लास। डी कार्बो ऑक्सीलेशन एजेंट का मतलब होता है NaOH प्लस CaO, और हीट अगर हम करें, जब हम ऐसा करते हैं तो हमारा ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है CO2 यहाँ से निकल जाता है। बस उसको रिमूव कर दो, तो जैसे ही आप उसको रिमूव करोगे ये H इसके साथ हो जाएगा और ये हो जाएगा RCH2NH2, सिंपल। सो दिस इज अमाइन एंड दिस इज अल्फा एमिनो एसिड। आपके लिए फिर से एक होमवर्क है, आप करोगे, मैं यहाँ पर छोड़ दे रहा हूँ, इसका नाम आप लिखना। ठीक है, क्या बनेगा? 6 प्रिपरेशन हो गए। 7th नंबर, 7th नंबर है बाई अ नेम रिएक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट, हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शन, बाई हॉफमैन ब्रोमिनेशन रिएक्शन। यहाँ क्या होता है, स्टेटमेंट आप अपने लैंग्वेज में लिखना। हम लोग यहाँ लेते हैं एक एसिड अमाइड, वी took a एसिड अमाइड, ठीक है। इसमें हम लोग लेते हैं ब्रोमीन वाटर एंड लेते हैं KOH और इसको हीट कर देते हैं। हीट करने से क्या होता है, यहाँ पर ये NH2 जो है ये डायरेक्टली इसके पास आ जाता है और CO2 जो है वो K के साथ निकल जाता है। ये CO2 जो है ये चला जाता है इस K के साथ और यहाँ पर जो कंपाउंड बनते हैं वो होता है CH3NH2 प्लस KBr प्लस K2CO3 प्लस H2O। बैलेंसिंग इज नॉट रिक्वायर्ड बट मेन प्रोडक्ट ये है मेरा, और ये सारे हैं बाई प्रोडक्ट। लेकिन इसको लिखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये आपका नेम रिएक्शन आ जाता है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस है, पहला, आप ध्यान से देखो, यहाँ 2 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है और जो प्रोडक्ट है इसमें 1 कार्बन कॉन्टेनिंग कंपाउंड है।
सो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं एज प्रोडक्ट contain one less number of carbon, hence this reaction is used as step down conversion. इस रिएक्शन को हम स्टेप डाउन कन्वर्शन में इस्तेमाल कर सकते हैं. क्लियर. एक कार्बन कम हो रहा है. आपका होमवर्क, अगर मैं इसके जगह बेंजीन रिंग ले लेता तो क्या होता? Instead of this, if we took benzene ring and we add bromine and KOH and heat, then what are the products? This is very important indeed. बहुत पूछा गया है. ठीक है, 7 प्रिपरेशंस हमने समझ लिए. चलो 8वां आ जाओ. आज हम लोग एटलीस्ट प्रिपरेशन खत्म करके जाएंगे. 8वां, ये भी नेम रिएक्शन है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है. नेम रिएक्शन, स्मिट रिएक्शन. इस रिएक्शन में क्या होता है? इस रिएक्शन में हम लोग सिंपली एक लेते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड. You know carboxylic acid is represented in this form and we need here HN3 not NH3. बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर NH3 था. नहीं, HN3, और इसका नाम होता है हाइड्राजोइक एसिड. याद रखना, इंपॉर्टेंट. और इसको हम लोग लेते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड हीट के प्रेजेंस में. तो ये सारी चीज़ें यहाँ से हट के ये NH2 बना देता है और बाई प्रोडक्ट होता है नाइट्रोजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और दोनों ही यहाँ से निकल जाते हैं. सो ये इस रिएक्शन का इम्पोर्टेंस है. ठीक है, क्योंकि सारे बाई प्रोडक्ट निकल जाते हैं. तो यहाँ पर अगर हम लोग एक नेम रिएक्शन ले लो COOH, दिस इज acetic acid, and if we use HN3 hydrazoic acid in presence of concentrated H2SO4 and heat, then the main product is CH3NH2 plus N2 plus CO2. As you see in here, this contain 2 carbon and the product contain only 1 carbon. So this is also used in step down reaction. स्टेप डाउन रिएक्शन में इस्तेमाल किया जा सकता है. ओके, लास्ट वन, 9 नंबर. चलो ये मैं अब बहुत सारा हो गया, मैं 8 9 10 जो है 9 10 एंड 11 ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दे रहा हूँ. ये आप मुझे करके भेजना कैसे प्रिपरेशन होता है. सो 9 नंबर होगा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड. इसको कहा जाता है एमोनोलाइसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड. ठीक है, 10वां नंबर आप जो करोगे, और उससे पहले इसमें एक चीज बोलोगे, लिमिटेशन ऑफ दिस रिएक्शन as well as mechanism of the reaction. SN1 और SN2, क्योंकि ये देखो दोनों चैप्टर में है ना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसीलिए मैंने इस पे क्वेश्चंस रख दिया. दूसरा 10 नंबर प्रिपरेशन आप करोगे एमोनोलाइसिस ऑफ अल्कोहल. और ये अल्कोहल चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आपको, और ये भी आप आराम से कर सकते हो.
11 नंबर आप करोगे बाई नेम रिएक्शन है एक गोब्रिल थैलामाइड रिएक्शन। गोब्रिल थैलामाइड एक नेम रिएक्शन है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड द लास्ट वन फ्रॉम बेंजीन। क्लियर? सो ये 12 मैंने 4 आपको छोड़ दिए एज ए प्रिपरेशन, इसको आप कंप्लीट कर लेना। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है? स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी एनी टाइम। ओके।